जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा और अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना GS 2 का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ऑलरेडी हमने GS 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम GS 2 के पेपर को एनालाइज करेंगे, मतलब वही पैटर्न चलेगा जैसे हमने GS 1 का डिस्कस किया था। मैंने क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था उसके रिगार्डिंग में मैंने कुछ आंसर लिखे थे और उस पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया था। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं या उस पॉइंट्स की जगह पे मेरे पॉइंट्स की जगह आपको लगता है कि नहीं, उसकी जगह पे कोई और सुटेबल पॉइंट्स हो सकता है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उसका सजेशन दे सकते हैं। वो कमेंट बॉक्स मतलब आपको कमेंट बॉक्स ओपन मिल जाएगा। तो भी रिसेंटली जो 2024 में यूपीएससी मेंस का जो पेपर हुआ है उसी के आंसर्स को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो मैं आंसर डिस्कस कर रहा हूँ वो किसी भी जो इंस्टीट्यूट है, जैसे अलग अलग जो प्रिपरेशंस करवाते हैं वहां से मैंने नहीं लिया है, ये मेरे खुद के सोर्स के आंसर है। तो ये मेनली ये नहीं है कि परफेक्टली वही आंसर सही है या वही होंगे आंसर, बाकी आंसर गलत है, नहीं। ये सिर्फ डिस्कशंस के मोटिव से कि डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकते थे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। इस तरीके से जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो चलता रहेगा। अब देखिए, आज जैसे मैंने GS 1 के लिए बता दिया था कि GS 1 के से जो पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, उनके लिए जो बुक्स और राइटर मैंने बता दिया था उन स्टूडेंट्स के लिए जिन जो न्यू है, जो अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से आज जो हमारा GS 2 का है पहला को आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब हमारा वो डिस्कशंस कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद मैं GS 2 के बता दूंगा कि GS 2 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सी बेस्ट बुक होगी। और जो हमारा यूपीएससी का मेंस का जो पैटर्न चलता है वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो अभी न्यू इस जर्नी में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करने पहले आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन हाईलाइट मैंने कर रखा है, मतलब जो क्वेश्चन आपको हाईलाइट नजर आ जाएगा समझ लीजिए आज हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेनली क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जो अलग अलग जो कमिटीज थे, वेरियस कमिटीज के द्वारा जो रेफरेंस दिया गया था वन नेशन वन इलेक्शंस के प्रिंसिपल को, उसको आपको एग्जामाइन करना था, यानी कि उसको आपको परीक्षण करके बताना था कि क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप इन पास्ट देखोगे, जब हमारी कंट्री में पहला इलेक्शंस कंडक्ट कराया गया था 1951 से 1952 में, तो उस टाइम पे भी आपको वन नेशन वन इलेक्शंस देखने को मिल जाएगा। तो वही सब हम पॉइंट आज डिस्कस करेंगे जो मैंने लिखे हैं आपके अकॉर्डिंग। जैसा आप अगर मेरे से कोई सीनियर देख रहा है जिन्होंने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रखी है, टाइम बहुत अच्छा खासा दे रखा है, और जो या कोई फैकल्टी देख रहे हैं, आप बिल्कुल अपने सजेशंस दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशंस। अभी जो हमारा है वो है GS 2 यूपीएससी मेंस 2024। तो देखिए यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मेन रीजन होता है कि जब मैं आपको PDF के फॉर्म में ये सारी नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म हमारी कंट्री के अंदर में, तो हमारी कंट्री के अंदर में जो इलेक्शंस कंडक्ट कराने का काम होता है वो होता है इलेक्शंस कमीशन का। तो जैसे ही गवर्नमेंट अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करती है तो इलेक्शंस कमीशन क्या करता है, हर एक टाइम पीरियड के बाद इलेक्शंस कंडक्ट कराता है। हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में इलेक्शंस का जो टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारी कंट्री में हर 5 साल में आपको लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पे आपको हर 4 साल में देखने को मिल जाएगा जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होता है। तो अलग अलग कंट्री में इलेक्शंस का जो पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। तब देखिए, जब हमारी कंट्री 1947 यानी कि जब 1947 को हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस होती है, तब उस टाइम पे हमारी कंट्री के सामने कुछ चैलेंजेस थे। जैसे पहला चैलेंजेस यही था कि जो 565 प्रिंसली स्टेट डिवाइडेड थे, इन सबको यूनाइट करके एक अखंड भारत बनाना था। दूसरा चैलेंज निकल के आया था कि हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स होने के बाद, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने पर हमें क्या करना था, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना था। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जब हम अपनी गवर्नमेंट, आवर गवर्नमेंट जो इलेक्ट होते हैं वो
बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, यानी कि जो लोग, जो सरकार होती है जब लोगों के द्वारा चुनी जाती है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो दूसरा चैलेंजेस यही था कि इतनी डाइवर्स होने के बाद हमें क्या करना था, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना था। मेन चैलेंज डाइवर्सिटी नहीं था, मेन चैलेंज था उस टाइम पे लोगों का के पास रिसोर्स, मतलब उस टाइम पे हमारी कंट्री के पास रिसोर्सेज नहीं थे, कैपिटल नहीं था प्रॉपरली तरीके से, लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो यही मेन डिफिकल्ट था कि हमें एक सक्सेसफुल हम डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। तो उस टाइम जब हमने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर ली थी, पहला इलेक्शन जब हमने कंडक्ट कराया था 1951 से 1952 में, तो मोस्टली जो डेवलप नेशंस थी, वेस्टर्न नेशंस थे, उन्होंने हमारे ये कह के मजाक उड़ाया था कि अब भारत जैसा देश, इंडिया जैसा देश भी डेमोक्रेसी जैसा गेम खेलेगा। और आज हम आज़ादी के इतने मतलब जो 77th ईयर जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद भी हमने क्या कर रखा है, अपनी कंट्री के अंदर सक्सेसफुली डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करके रखा। हमारे ही पैटर्न पे पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट की थी डेमोक्रेसी, लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर, या हम अगर अपनी नेबरिंग कंट्री की बात करें जहाँ पे हमारा ही कॉपी करके हमसे इंस्पायर होकर के उन्होंने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करी थी, बट वहाँ पे आज भी अभी भी आपको डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं देखने को मिलेगी जिस तरह हमारी कंट्री के अंदर में है। तो ये थोड़ी सी कुछ एशियंट पुरानी बातें थी, बैकग्राउंड की थी। तो और तीसरा चैलेंज था डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। तब जब हमने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की तो जो सरकार थी वो लोगों के द्वारा चुन के आनी थी। तो जो पहला इलेक्शन हुआ था हमारी कंट्री में, लोगों ने एक फेस्टिवल की तरीके से एंजॉय किया था कि भाई अब सरकार लोगों के द्वारा चुना जाएगा। तो जो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जीत करके आई थी इलेक्शंस में, जो जिन्हें जनताओं ने चुन के भेजा था, वो कांग्रेस पार्टी जीत करके आई थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा थी नहीं, दो ही थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और एक कांग्रेस पार्टी थी। तो इलेक्शंस कंडक्ट कराने का काम होता है इलेक्शंस कमीशन का। आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ये बताना है, एम लक्ष्मीकांत के बुक से है और टॉपिक भी है, आप जब GS 1-2 के लिए प्रिपरेशन करोगे, कि इलेक्शंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है, ये आपको बताना है अगर आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो हमारी कंट्री में आज के टाइम पे इलेक्शंस को लेकर के क्यों रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो देखिए, इलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंजेस निकल के आता है इलेक्शंस कमीशंस के लिए, वो यही निकल के आता है कि इलेक्शंस ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, मतलब उसमें किसी भी तरीके की कोई भी धांधलीबाजी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, फेयर तरीके से होना चाहिए, फ्री एंड फेयर तरीके से, और काफ़ी ज़्यादा क्या होना चाहिए, इफिशिएंसी होना चाहिए। और यही चीज़ है कि हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा सुधार सकते हैं। तो अलग अलग कमेटीज के द्वारा ये सुझाव दिया गया कि हमें वन नेशन वन प्रिंसिपल पे क्या करना होगा, काम करना होगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हमारी कंट्रीज के सामने बहुत से प्रॉब्लम्स आ गए, क्योंकि देखिए टाइम टू टाइम फिर इलेक्शंस कंडक्ट कराने पड़ते हैं। इलेक्शंस कंडक्ट के साथ साथ जो हमारी रिसोर्सेस है, जैसे कैपिटल हो गया, या हम मैन वर्क पावर की बात करते हैं, इन सब का काफ़ी ज़्यादा क्या होता है इसमें यूज़ होता है। तो उसको हम काफ़ी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे बहुत सी कमिटीज़ ने ये सजेस्ट दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल पे हमें क्या करना होगा, काम करना होगा। तो भी रिसेंटली जैसे अगर हम अपनी करंट प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, उन्होंने भी अपनी एक स्पीच में कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शंस की बात रखी थी। तो अब उसी पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल का जो इम्प्रूवमेंट मेन फोकस क्या है कि इलेक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शी बनाना है, फेयरनेस बनाना है, निष्पक्ष बनाना है और उसको काफ़ी ज़्यादा कुशल बनाना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस। हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं, आपको सेंट्रल लेवल पे आपको अलग देखने को मिल जाएगा, फिर स्टेट लेवल पे अलग देखने को मिल जाएगा, लोकल लेवल पे अलग देखने को मिल जाएगा। तो हमारी कंट्री के अंदर आपको क्या है ना, बार बार इलेक्शंस देखने को मिलेगा। तो हमारी कंट्री के अंदर मल्टी इलेक्शंस होते हैं, जैसे आपको नेशनल लेवल पे देखने को मिल जाएगा, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पे देखने को मिल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है ना, वो ग्राउंड लेवल तक लेके जाए। तो जैसे ही लोकल, अगर हम पंचायती म्यूनसिपैलिटीज की बात करते हैं, तब से हमारी कंट्री में 3 टायर की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमें इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट जब काम करती है, यानी कि जो गवर्नमेंट्स है, जब गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए काम करती है, पॉलिसी बनाने का काम करती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बाधाएं आती हैं।
तो जैसे तो जो पॉलिटिशियंस का तो फिर जो मेन फोकस हो जाता है वो इलेक्शंस पे चला जाता है, पॉलिसी से हट करके, डेवलपमेंट से हट करके मेन फोकस रहता है कि इलेक्शन पर और किस तरीके से इलेक्शंस में जीत करके आना है। तो इसका जो इम्पैक्ट रहता है वो यही पड़ता है कि ज्यादातर जो हमारा रिसोर्सेज है, ह्यूज रिसोर्सेज है, जैसे अगर हम मनी की बात करते हैं या हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो काफी ज्यादा क्या होता है, स्पेंड किया जाता है इलेक्शंस पे। तो देखिए हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस पीरियड होता है वो हर 5 साल पे आपको देखने को मिलेगा। तो हर 5 साल में क्या है, अलग अलग स्टेट में या अलग अलग रीजन में फिर क्या है, इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। अभी जैसे देखिए कुछ साल पहले दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, 2024 में हरियाणा में इलेक्शन हुआ है, फिर कुछ साल बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा। तो इस तरीके से क्या होता है ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीजन में अलग अलग इलेक्शन होते हैं। तो इससे हमारा जो रिसोर्सेस वो काफी ज्यादा क्या होता है, खर्च होता है। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शंस के प्रिंसिपल पे काम करें तो हम इसको काफी हद तक क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। कुछ चैलेंजेस भी निकल के आता है, उसको हम लास्ट में देखेंगे। फिर देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शंस का। तो अगर हम लोकसभा यानी कि जो हमारा नेशनल पार्लियामेंट है उसका इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं, या हम स्टेट असेंबली का जो इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं पूरे कंट्री में, हर 5 साल पे होना चाहिए और एक साथ होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इसका जो बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा इलेक्शन कॉस्ट है यानी कि जो चुनाव में जो पैसा खर्च हो रहा है उसको हम काफी हद तक कम कर सकेंगे। और जो सरकार के लिए जो एक बाधा का काम करता है कि वो जो पॉलिसी बना रही है या डेवलपमेंट के लिए उसमें जो डिस्क्रिप्शंस आ रहे हैं यानी कि जो बाधाएं आ रही है उसको भी हम कम कर सकेंगे, मिनिमाइज कर सकेंगे। और ये इंश्योर कर सकेंगे कि सरकार क्या हो, पॉलिसी बनाने में क्या हो, स्टेबल रह सके। क्योंकि देखिए जैसे ही इलेक्शंस का टाइम आता है तो सरकार का जो ध्यान है वो पॉलिसी से डाइवर्ट होकर किस पे चला जाता है, इलेक्शंस पे चला जाता है। तो पॉलिसी डेवलपमेंट पर फिर ज्यादा फोकस नहीं करते। अगर हम एग्जांपल की बात करें कि किस किस टाइम पे हमें वन नेशन वन इलेक्शंस देखने को मिलता है, तो हमारी कंट्री में ऑलरेडी ये इन पास्ट हो चुके हैं वन नेशन वन इलेक्शन। जैसे 1952, 1957, 1962, 1967 में ये ऑलरेडी हो चुका है, जहां पे स्टेट और सेंट्रल लेवल पे एक ही टाइम पे क्या हुआ थे, इलेक्शन हुए थे। फिर देखिए अगर हम इलेक्शन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जो चुनाव के टाइम पे जो खर्च किया जाता है वो क्या देखने को मिलेगा, जो मल्टी इलेक्शंस जो अलग अलग जगह पे होने की वजह से क्या होते हैं, जो इलेक्शंस का जो खर्च होता है, चुनाव का जो खर्च होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, चाहे हम सेंट्रल लेवल पे बात करें या हम स्टेट लेवल पे बात करें। तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, करप्शन और ब्लैक मनी का यूज हमें ज्यादा देखने को मिलता है, वो डे बाय डे फिर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो इसमें रिफॉर्म्स की बात करते हैं, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शंस पे बात करते हैं तो जो इलेक्शंस का जो एक्सपेंशन है हम उसको क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। और जो पॉलिटिकल फंडिंग है यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी को जो फंडिंग मिलती है उसको हम क्या कर सकेंगे, इंश्योर कर सकेंगे ट्रांसपेरेंसी के लिए। फिर देखिए इलेक्शन, अगर हम इलेक्शंस कमीशन की बात करते हैं या जो लॉ कमीशन है उनके द्वारा ये सजेस्ट दिया गया था कि हमें रेगुलेट करने की जरूरत है जो भी कैंपेन में जो स्पेंडिंग की जाती है, खर्च किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा आपको क्या है, एक्सक्लूसिव एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिलेगा। उससे हम एक जो अधिक मात्रा में जो खर्च होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, बचा पाएंगे। फिर देखिए गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेट इलेक्शंस के वजह से जो स्टेट इलेक्शंस जो अलग सेपरेटली जो कंडक्ट कराए जाते हैं उसके रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, फ्रिक्वेंटली जो चेंजेस आ जाते हैं गवर्नमेंट में, तो स्टेट लेवल पे अलग रहता है और सेंट्रल पे अलग। तो कई बार क्या होता है कि मिड टर्म इलेक्शंस की वजह से जो गवर्नमेंट्स की जो स्टेबिलिटी है वो नहीं रह पाती है, तो वो किसका कारण बनते हैं, इनस्टेबिलिटी का कारण बनती है। जैसे कई बार कुछ समटाइम्स आपको क्या देखने को मिलेगा, जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो मिड टर्म में ही डिसॉल्व हो जाती है, दोबारा इलेक्शंस कंडक्ट कराना पड़ता है। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारी पॉलिसी पे पड़ता है, वो कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो जो रूलिंग पार्टी होती है फिर वो अपने हिसाब से क्या लेकर के आती है, पॉलिसी लेकर के आती है। तो इसीलिए स्टेट और सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको स्टेबल रखने के लिए जरूरी है कि हम इंश्योर करें वन नेशन
वन इलेक्शंस पे। तो जो कि क्या करेगा, एक लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग है हम उसको काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव तरीके से उसको बना करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, तो जिसे हम आचार यानी कि आदर्श आचार संहिता भी कहते हैं। तो जब इलेक्शंस का टाइम होता है तो यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इम्पोज कर दिया जाता है। तो जिसमें जो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कि गवर्नमेंट अब इस पर कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकता है कि जब तक इलेक्शंस कंप्लीट, जो इलेक्शंस प्रोसेस है वो कंप्लीट ना हो जाए। तो देखिए स्टेट लेवल अगर हम मान लीजिए इस सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस हो रहे हैं और स्टेट लेवल पे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो बार बार जो मॉडल मोड ऑफ कंडक्ट जब इम्पोज किया जाता है तो इसमें जो सरकार की जो डिसीजंस मेकिंग है और जो डेवलपमेंट के लिए जो काम किया जाता है उसमें आपको काफी ज्यादा स्लो डाउन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर हम वन नेशन और वन इलेक्शंस की बात करते हैं, तो अगर वन नेशन और वन इलेक्शंस पे हम काम करें तो इस पे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो एक ही बार इम्प्लीमेंट होगा, हर 5 साल में एक बार इम्प्लीमेंट होगा। तो गवर्नमेंट के काम में जितनी भी जो बाधाएं आ रही हैं जो वो डिसीजंस मेकिंग में डेवलपमेंट के लिए, हम उसको क्या कर पाएंगे, मिनिमाइज कर पाएंगे, काफी हद तक उसको फिर हम कम कर पाएंगे अगर हम वन नेशन वन प्रिंसिपल पर के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो फिर देखिए अगर हम कई बार क्या होता है कि बार बार इलेक्शंस होने की वजह से ना जो वोटर्स होते हैं यानी कि जो हम जनता हम जैसे जो लोग वोट देते हैं यानी कि हम लोग जनता, तो उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो कई बार क्या होता है टायर्ड फील करने लगते हैं कि बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं, बार बार हमें वोटिंग देने जाना, बार बार वोटिंग लाइन में घंटों खड़े रहना है। तो कई बार उनकी जो बिहेव है वो वोटिंग को लेकर के चेंज होने लगते। तो बहुत फिर ऐसा क्या बहुत बार क्या होता है फिर जो कुछ जो जनताएं होती हैं वो इग्नोर करने लगते हैं कि बार बार हर कुछ साल में इलेक्शंस देखने को मिलता है, तो वो वोटिंग को अवॉइड करना शुरू कर देती है जो उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शंस पे फोकस करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो वोटर की जो बिहेवियर है, जो वोटर की जो इंगेजमेंट है, हम क्या कर पाएंगे और भी ज्यादा इंक्रीज कर पाएंगे जब अगर एक ही टाइम पे सेंट्रल और नेशनल लेवल पे अगर हम इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं। तो फिर देखिए जो हमारे पास रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस हमारे पास किस फॉर्म में है, एक तो कैपिटल के फॉर्म में मतलब एक मनी के फॉर्म में, और दूसरा हमें किसके फॉर्म में देखने को मिलता है, मैन पावर के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही इलेक्शंस का टाइम आता है तो इलेक्शंस के टाइम पे जो मनी है, पैसा, उसका काफी ज्यादा खर्च किया जाता है, मैन पावर का खर्च किया जाता है। मैन पावर का यूज किस में किया जाता है, सिक्योरिटी के लिए किया जाता है कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर तरीके से क्या है इजीली कंडक्ट कराया जा सके। तो कई बार अगर आप अपने बूथिंग सेंटर पे जाएंगे ना तो वहां पे जो आपको ऑफिसर्स नजर आएंगे, सिक्योरिटी ऑफिसर्स नजर आएंगे, तो एक्चुअली जहां उनकी जो ड्यूटी होती है वहां से उन्हें रिप्लेस करके दूसरी जगह पे उनकी क्या लगाई जाती है, शिफ्टिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो इससे क्या होता है जो हमारे जो मैन पावर है या हम मनी की बात करते हैं वो काफी ज्यादा क्या होता है खर्च होते हैं। अगर हम वन नेशन और वन इलेक्शंस पे बात करते हैं तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेस हैं या जो हमारे पास कैपिटल है यानी कि जो मनी पैसे हैं, हम उसका इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा रिक्वायर होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हैवी सिक्योरिटी पर्सनल्स को डिप्लॉय कर सके ताकि उसमें किसी भी तरीके से कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट करा सके। तो अगर हम वन नेशन वन इलेक्शंस प्रिंसिपल पे फोकस करते हैं तो हम इन सब को क्या कर सकते हैं, बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और जो रिपीटेड अलोकेशंस है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के। फिर देखिए कुछ चैलेंजेस निकल के आते हैं। चैलेंजेस यही निकल के आता है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शंस के लिए बात करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो संविधान है उसमें चेंजेस करने की जरूरत है। और कई बार आपको क्या देखने को मिलेगा, सेंटर और स्टेट के जो कॉन्सेंसस है यानी कि एक दूसरे की जो विचारधारा है वो नहीं मिल पाती है। तो जिसकी वजह से जो बहुत कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो वन नेशन और वन इलेक्शंस के प्रिंसिपल को क्या करते हैं, वो अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हुए आपको नजर आएंगे। रीजन क्या होता है, इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है उनका लोकल इशू। क्यों? क्योंकि सेंट्रल
के जो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं वो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार मैच नहीं हो पाते। तो इस बेसिस पे क्या होता है कि स्टेट वो सेंट्रल का अपोज करता है, कॉन्सेंसस नहीं मिल पाता है। क्योंकि देखिए जो अगर हम लोकल पॉलिटिकल डायनामिक्स की बात करते हैं वो अलग अलग होते हैं, नेशनल ट्रेंड्स अलग होते हैं, जिसके वजह से जो फियर रेबलेंस है नेशनलाइज्ड इलेक्शंस का वो क्या होने लगता है, खोने लगता है। यानी कि उन्हें अगर हम बात करते हैं रेफरेंस खोने का महसूस होता है, तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो नेशनल के जो ट्रेंड्स होते हैं वो उसका क्या करने लगता है, अपोज करने लगते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, ये तो हमारे चैलेंजेस हो गए और मैंने ऊपर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे। अब आपको ये बताना है कि इसके रिगार्डिंग में वे ऑफ फॉरवर्ड्स क्या हो सकते हैं। आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसके रिगार्डिंग में वे ऑफ फॉरवर्ड्स क्या क्या होने चाहिए। इस तरीके से क्या होगा कि जो हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो डिस्कशन चलता रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ GS2 के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होगी, जो बेस्ट बुक्स होते हैं फॉर GS2 के प्रिपरेशंस के लिए। देखिए GS2 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरा पूछा जाता है गवर्नेंस से, तीसरा पूछा जाता है सोशल जस्टिस और चौथा पूछा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन से। यहाँ से आपको GS2 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर हम अभी क्वेश्चंस की बात करें, जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है वो आपको गवर्नेंस के रिगार्डिंग में देखने को मिल जाएगा, 1 इलेक्शंस 1 नेशन या इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो उसके लिए आपको बेस्ट बुक देखने को मिल जाएगी M लक्ष्मीकांत की, काफी पॉपुलर बुक है। अभी 7th एडिशन चल रहा है, अब कुछ ही दिनों में 8th एडिशन भी आ जाएंगे। तो आप 6th 7th, अगर आपके पास 7th, अब बिल्कुल 7th एडिशंस को फॉलो कर सकते हैं। फिर इंट्रोडक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए आप किसकी बुक को फॉलो कर सकते हैं, जो DD बासु है आप उनकी बुक को फॉलो कर सकते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पेरे एक्ट आपको कंप्लीट करना है, जहां से इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको गवर्नेंस के लिए ARC यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट, यानी कि आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। बहुत से जो रिपोर्ट्स आते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस इन इंडिया के लिए आपको M लक्ष्मीकांत आप कंप्लीट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सोशल जस्टिस के लिए जो भी हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं इन इंडिया, उसके लिए आप किसका, राम आहूजा की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। और इंडिया ईयर बुक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पब्लिकेशन, ये भी आपको क्या है, ऑनलाइन मिल जाएगा। आप ऑनलाइन PDF के फॉर्म में डाउनलोड करके आप उस पर उसको पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको क्या, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए आप VP दत्त को फॉलो कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप पवनीत सिंह को फॉलो कर सकते हैं, पवनीत सिंह के बुक को फॉलो कर सकते हैं। और जो कुछ ऑनलाइन जो करंट अफेयर्स होते हैं जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, PIB, आप इन सबको, कुरुक्षेत्र योजना, इन सब को आप फॉलो करके क्या कर सकते हैं, अपने करंट इंटरनेशनल रिलेशंस के जो टॉपिक्स होते हैं आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो UPSC मेंस का किस तरीके से पैटर्न्स होते हैं मैं वो बता देता हूँ, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए अगर हम बात करें किसके बारे में, UPSC सिलेबस, ये UPSC सिलेबस फॉर मेंस। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्या करूँगा, ओवरव्यू बता देता हूँ, इससे अच्छा खासा आपको क्या मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो UPSC का जो मेंस का जो एग्जाम होता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको UPSC, मतलब ये समझिए कि UPSC 3 स्टेज में क्या करती है, अपने एग्जाम को कंडक्ट कराती है। जो स्टेज 1 होता है वो होता है आपका प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर देखने को मिलेंगे। पहला पेपर होता है आपका GS का और दूसरा पेपर होता है आपका CSET का। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आते हैं तब आप पहुंचते हैं किसमें, मेंस में।
तो जो मेंस में कौन कौन से पेपर होते हैं, तो जो मेंस में आपको पेपर देखने को मिलेगा वो होता है, पहला पेपर होता है आपका ऐसे, ऐसे के बाद होगा आपका GS1, GS1 के बाद होता है GS2, जो अभी हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जिसकी स्टार्ट किए आज से। फिर आपको GS3 देखने को मिलेगा, फिर GS4। GS कंप्लीट होने के बाद आपसे पूछा जाएगा, दो पेपर होगा आपका लैंग्वेज का, दो पेपर किसका, लैंग्वेज का, जिसमें से एक हिंदी होगा और एक अपने हिसाब से कोई सा भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने चुना इंग्लिश का। दो पेपर लैंग्वेज का होने के बाद होगा आपके पास दो पेपर ऑप्शनल। ऑप्शनल आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो जैसे मेरा ऑप्शनल था PSIR, तो उसमें भी आपको क्या है, दो पेपर देखने को मिलेगा, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। यहाँ पे ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 का मतलब ये नहीं कि दो ऑप्शनल है, ऑप्शनल एक ही चुनो, एक ही चुनना है और उसी में आपके पास ऑप्शनल के दो पेपर होंगे। उसके बाद आता है तीसरा जो स्टेज आता है, वो जाएगा आपके पास इंटरव्यू का। ये होता है आपके पास 275 मार्क्स का, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। ये आप इस स्टेज में तब पहुंचोगे जब आपका मेंस क्वालिफाई होगा। ऐसे का जो पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है। GS का पेपर 250 मार्क्स का होगा, GS2 का पेपर 250 मार्क्स का होगा, GS3 का पेपर 250 मार्क्स का होगा और GS4 का भी पेपर आपका क्या होगा, 250 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज का पेपर 300 मार्क्स के होते हैं, इंग्लिश और हिंदी 300 मार्क्स का होगा। ऑप्शनल आपका दोनों 250 मार्क्स का होगा, दोनों पेपर आपका क्या होगा, 250 मार्क्स। एक जो आपका वो होता है इंटरव्यू, वो होगा 275 मार्क्स का। ये तीन स्टेजेस में आपको क्या है देखने को मिलेगा। फिर देखिए अब बात करते हैं हम को किस में क्या पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं GS1 के लिए। तो जो GS1 में पूछा जाएगा आपसे, वो पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। फिर पूछा जाता है किससे, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद पूछा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर आपसे पूछा जाता है इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। फिर पूछा जाता है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। फिर आपसे पूछा जाएगा GS1 में वर्ल्ड जियोग्राफी। और फिर आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन जियोग्राफी। ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं GS1 में, इन सारे टॉपिक से। फिर अगर हम GS2 की बात करें, GS2, तो GS2 में क्या क्या पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, डेवलपमेंट, रिलेटेड इशू।
रिलेटेड जो इशू होते हैं उससे। उसके बाद आता है GS3। GS3 में जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाएगा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद पूछा जाता है एग्रीकल्चर एंड फूड, एग्रीकल्चर एंड फूड। फिर पूछा जाता है एनवायरनमेंट एंड डाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। फिर आपसे पूछा जाता है GS3 में तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मेनली करंट अफेयर पे होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। और उसके बाद पूछा जाता है इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। ये था आपका GS3 के लिए। और GS4 में क्या पूछा जाता है इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। GS4, तो जो GS4 में आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाएगा एथिक्स। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। फिर पूछा जाएगा एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। फिर मॉरल एथिक्स, मॉरल, सॉरी मॉरल थिंकर्स। फिर पूछा जाएगा आपसे प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। और फिर आपसे पूछा जाता है केस स्टडी, केस स्टडी। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं आपसे UPSC के मेंस एग्जाम में। देखिए ऑप्शनल सबका अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपको वो देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो GS2 का जो डिस्कशन है वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।